गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपको भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को याद करने में दिक्कत होती है? तो बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को आसान और इंटरेस्टिंग बनाने में पूरी मदद करेंगे। अगर आप अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ा के रखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस सफ़र को शुरू करने से पहले एक शायरी तो बनती है। तो शायरी ये है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है होम्योस्टेसिस। ठीक है, आज का हम टॉपिक पकड़े हैं होम्योस्टेसिस। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, है ना, और एडवांस तक जाएंगे। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझाए तो होम्योस्टेसिस बेसिकली होता है कि हमारे शरीर का जो अंदर का माहौल है उसको कांस्टेंट रखना। ठीक है, शरीर के जो अंदर का माहौल है उसको कांस्टेंट रखना, एकदम सिंपल भाषा में, कोई हार्ड नहीं है ना। तो हम इस अंदर के माहौल का नाम क्या देते हैं? जो अंदर का माहौल है उसका नाम है इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है सॉरी, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली होता है हमारा सेल्स का, ठीक है, बाहर वाला फ्लूइड, है ना। सेल्स के अंदर जो होंगे उसको हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहेंगे, सेल्स को बाहर को हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर आ गया। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हमारे सेल्स को क्या करते हैं? लिविंग रखते हैं, है ना, सेल्स को जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ आ गया कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, है ना। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल, है ना, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, कांस्टेंट रखना, उसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है जी, ऑल आवर बॉडी पैरामीटर्स have to be maintained at near normal level. This concept of consistency is called the homeostasis. समझ आ गया? मतलब कांस्टेंट रखना है हमारे बॉडी जो इंटरनल एनवायरनमेंट उसको कांस्टेंट रखना। ठीक है, अब ये जो टर्म है किसने कॉइन किया था? द टर्म वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर कैनन। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म वाज कॉइन्ड बाय वाल्टर कैनन। अब होमोस्टेसिस तो आपको डेफिनेशन समझ आ गया, बेसिक्स समझ आ गया। अब कैसे होता है ये भी समझा देते हैं आपको कैसे होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस पढ़ने में पहले हम हमारे इस होम्योस्टेटिक सिस्टम को समझने में हम होम्योस्टेटिक के जो कंपोनेंट्स है उसको समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम। क्या कंपोनेंट्स है? जैसे कि हमने खाना खाया, अब एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है? खाना खाने के तुरंत बाद हमारा जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो बढ़ जाता है ना। खाना खाने के तुरंत बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। अब वो क्या करता है, जैसे कि इंसुलिन हमारे पैंक्रियास ने सेंस कर लिया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, अब वो जो पैंक्रियास है वो बीटा सेल्स को बोलेंगे तुम इंसुलिन सीक्रेट करो। अब इंसुलिन क्या करेगा? जाके जो हमारा शुगर है उसको, शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मल पे ले आएगा। ठीक है, अब उसमें हम होम्योस्टेटिक सिस्टम में जो कंपोनेंट्स है वो पढ़ेंगे। पहले क्या है कि सेंसर्स हैं, सेंसर्स है ना, उसको हम और क्या कहते हैं? डिटेक्टर्स भी कहते हैं, है ना, डिटेक्टर्स। और क्या कहते हैं? और कहते हैं रिसेप्टर्स। जैसे हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हुआ
पेंक्रियास ने क्या किया, पेंक्रियास को सेंस, है ना, जो रिसेप्टर्स है उन्होंने क्या, उन्होंने मतलब सिग्नल मिल गया, उसको सेंस मिल गया कि हमारा जो बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ रहा है ना। तो सेंसस ने सेंस किया, रिकॉग्नाइज किया हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट में है उसमें कोई डेविएशन, कोई चेंज आ गया है ना। अब उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, है ना, वो होता है क्या कि हमारा जो मैसेज है, जो सिग्नल है, उसको रिसीव किया, ठीक है, और इफेक्टर पे कमांड कर दिया। अब इफेक्टर क्या करता है जी, यहाँ पे इफेक्टर क्या है, इफेक्टर है हमारा बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं, जो इफेक्टर्स बोलते हैं ना, इफेक्टर्स जैसे कि बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स क्या करेंगे, अब वो इंसुलिन सीक्रेट करेंगे और हमारे शुगर लेवल को घटा देंगे, ठीक है। तो इफेक्टर्स वही होते हैं जो कंट्रोल सिस्टम के जो कमांड है उसको रिसीव करते हैं और आइदर उस जो है ना, हमारे जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको नॉर्मल रखने के लिए या तो उस सिस्टम को एक्सीलरेट करेगा या तो इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको जो बोला था ब्लड शुगर लेवल तो इनहिबिट कर रहा है, कुछ कुछ जगहों पे वो एक्सीलरेट भी करता है, ठीक है। कैसे वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम भी समझ आ गया ना। क्या क्या होता है, सेंसर्स होते हैं, एक पहला है सेंसर, डिटेक्ट या उसको डिटेक्टर कहते हैं या उसको रिसेप्टर कहते हैं। दूसरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम, जो कमांड रिसीव करता है और मैसेज, है ना, हमारा जो लास्ट में जो क्या बोलते हैं कमांड सेंड करता है इफेक्टर को। और इफेक्टर क्या होता है, उसी कमांड को रिसीव करता है और आइदर उसको एक्सेलरेट करेगा या तो इनहिबिट करेगा। इनहिबिट जैसे मैंने आपको ब्लड शुगर लेवल बता दिया कि इनहिबिट कर देगा, है ना, घटा देगा और नॉर्मल ला देगा, वही बात है। अब हमारे आपने पढ़ा था कि जो होम्योस्टेसिस में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। पर नहीं ये आप पढ़ोगे कि होम्योस्टेसिस में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो दो टाइप्स के नहीं बल्कि 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, अब आप देखिए, होम्योस्टेसिस में जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो है 3 टाइप्स के, है ना। एक तो आपने बोल दिया भाई पॉजिटिव फीडबैक है ना, पॉजिटिव फीडबैक है। दूसरा भाई नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तीसरा क्या है सर, तीसरा है हमारा फीड फॉरवर्ड सिस्टम। क्या है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम, ठीक है। एक एक चीज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम शुरू करते हैं नेगेटिव फीडबैक से, ठीक है। पहले हम शुरू करते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मोस्ट कॉमन होता है, पहली बात, ठीक है, मोस्ट कॉमन नेगेटिव फीडबैक ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो क्या लिखा है इसमें, हमारा जो है जो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय इज डिक्रीज। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी मतलब अंदर कोई भी अगर कोई भी चीज़ बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा लेवल उसका इंक्रीज हो रहा हो, तो उसको नॉर्मल करने में जो नेगेटिव फीडबैक है वो उसको घटा देता है ताकि वो चीज़ हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट क्या एक नॉर्मलिटी पे आ जाए, है ना। तो ये तब काम करता है जब शरीर किसी चीज़ को रोकना या वापस कम करना चाहता है तो, ठीक है। तो क्लासिकल एग्जाम्पल आप देख लो, क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। कैसे कैसे, जैसे कि हमारा बीपी बढ़ गया तो हमारे ब्लड वेजल्स में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। वो क्या करता है, सेंस करता है कि हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब वो क्या करता है, इम्पल्स भेजता है मेडुला को, ठीक है। मेडुला को इम्पल्स भेजेगा और वो हमारे क्या बोलते हैं, बैरो रिफ्लेक्स, है ना, उस रिफ्लेक्स का नाम है बैरो रिफ्लेक्स के द्वारा हमारे जो बीपी को है वो नॉर्मल पे लाने की कोशिश करेगा। 100% नॉर्मल तो नहीं ला पाएगा पर नॉर्मल पे लाने की कोशिश करेगा, कांस्टेंट पे लाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो जाए, वो मेंटेन हो जाए, है ना। उसी को हम
अब बैरो रिफ्लेक्स कहते हैं। अब तो टॉपिक आ रहा है जो है गेन। गेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। गेन क्या होता है, बेसिकली हम गेन आपको समझाते हैं। गेन क्या होता है, गेन है हमारा जो कंट्रोल सिस्टम, जो एक नेगेटिव फीडबैक है ना हमारा, जो नेगेटिव फीडबैक हो रहा है वो कितना हमारे बॉडी को या फिर हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, कितने इफेक्टिव है, उसी को गेन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, इन विच ए कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स कांस्टेंट कंडीशन इज डिटरमाइंड एज गेन, ठीक है। तो एक तो मैं तो पढ़ा था कि कंट्रोल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और फीड फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम गेन को पढ़ते हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं गेन क्या होता है ना। जैसे कि एक आदमी है, उसने एक्सरसाइज वो जैसे कि हाँ ट्रेडमिल रनिंग कर रहा है ना, ट्रेडमिल रनिंग कर रहा हो, उसका बीपी क्या हो जाता है, राइज। पहले तो नॉर्मल सी बात है, वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ के कितना हुआ 180 mmHg, ठीक है, 180 मरकरी हो गया उसका ब्लड प्रेशर। अब क्या हुआ, जब उसने एक्सरसाइज स्टॉप कर दिया, रोक दिया, उसका ब्लड प्रेशर तो एकदम घट के 120 नहीं आएगा, एकदम नहीं घट सकता। तो उसका जो पहले मान के चलो जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट के आ गया 150 मरकरी, है ना, इमीडिएटली, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब गेन का जो एक फॉर्मूला है वो है करेक्शन बाय एरर। गेन का फॉर्मूला है करेक्शन बाय एरर। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें पहले उसका जो एक्सरसाइज के टाइम उसका जो सिस्टोलिक बीपी था वो 180 था, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टॉप होने के बाद उसके इमीडिएटली उसका जो बीपी है वो घट के आ गया कितना 150। तो कितना करेक्शन हुआ, अब ये देखो करेक्शन कितना हुआ। करेक्शन मतलब कितना, मतलब नॉर्मलिटी, जो एक नॉर्मल बीपी है 120 है ना, 120 मरकरी, तो कितना वो कम हुआ, वही करेक्शन होता है। तो 180 माइनस 150 कितना हुआ, 30, ठीक है। अब एरर, अब 150 तो नॉर्मल बीपी नहीं है, ठीक है ना। अब कितना एरर रह गया, फिर एरर कितना है 150 माइनस, और कितना होता है हमारा नॉर्मल बीपी कितना होता है 120, तो कितना होगा 30। तो करेक्शन बाय एरर कितना होगा, करेक्शन कितना है 30 और एरर कितना है 30, कितना आ गया 1, ठीक है। ये हमारा गेन है। अब कुछ जगह पे जैसे कि किडनी में, हमारे किडनी में जो रेनल फ्लूइड सिस्टम है वो क्या है, वो ये नॉर्मल गेन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है हमारा इन्फिनिट फीडबैक गेन प्रिंसिपल। मतलब क्या है, किडनी का जो इन्फिनिट गेन प्रिंसिपल है वो बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि किडनी बीपी को कंट्रोल करने में इतना माहिर है कि वो उसे 100% पुराने लेवल पर लाने पे पूरी कोशिश करता है। मतलब वो अगर 180 पे पहले था तो वो किडनी पूरा कोशिश करेगा कि वो 120 पे आ जाए, ठीक है ना। बीच का नहीं रहता कि 150 या फिर 140, नहीं, वो पूरा 120 लाने पे पूरा कोशिश करेगा। उसी को हम लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। कैसे वो एक्चुअली काम करता है हमारे, अगर सीधी बेसिक्स लैंग्वेज में बोलूँ, नमक और पानी, है ना, नमक और पानी हमारे यूरिन से एक्सक्रीट करके, ठीक है ना, नमक और पानी हमारे यूरिन से निकाल के ही वो मैकेनिज्म काम करता है। मतलब NaCl और H2, है ना। उसी को हम रेनल बॉडी फ्लूइड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फायदे क्या है इसके, 0 एरर होता है और स्टेबिलिटी मेंटेन होता है ज़्यादा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेगेटिव फीडबैक के, जैसे कि पहला एग्जांपल है कि कॉर्टिसोल इनहिबिट्स एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। कैसे, कॉर्टिसोल बेसिकली कब काम करता है, जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस पड़ता है। तो जैसे कि ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है हमारा, ब्रेन में क्या आया, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, चिंता, तनाव, हैं, स्ट्रेस। अब ब्रेन क्या करता है, फिर ब्रेन हमारे हाइपोथैलेमस को कहता, मतलब हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है
ठीक है, वो क्या करता है, वो सिक्रेट करता है हमारा क्या, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, बैलेंस करना ना, हमारे बॉडी को बैलेंस करना, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मूड हो, हंगर हो, है ना, सेटाइटी, हंगर, उसको क्या करना है, बैलेंस करना हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है। तो ब्रेन में स्ट्रेस आया तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगा, CRH। अब CRH क्या करेगा, CRH जाएगा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर वो क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा हार्मोन जो है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH सिक्रेट करेगा। हाँ, अब ACTH सिक्रेट तो हो गया, अब वो ACTH कहाँ जाएगा, अब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से क्या समझ आ रहा है, कहाँ जाएगा, वो एडिनल ग्लैंड में ही जाएगा, है ना। एडिनल ग्लैंड में जाके वो क्या करेगा, एडिनल पे जाके वो क्या करेगा, अब एडिनल पे जाके वो एडिनल क्या सिक्रेट करेगा, कॉर्टिसोल। मतलब ACTH एडिनल को एक्टिव कर देगा, एडिनल ग्लैंड को, और एडिनल ग्लैंड उसके बदले में क्या सिक्रेट करेगा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। ठीक है, अब कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब मान के चलो स्ट्रेस होए जा रहा है, कॉर्टिसोल का जो लेवल है मात्रा बढ़े जा रहा है ना, धीरे धीरे क्या कॉर्टिसोल का लेवल मात्रा बढ़ता रहता है। तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल क्या करता है, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हमारे एक्ट एज सिग्नल, ठीक है, और वो हमारा हाइपोथैलेमस पे जाके एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि हाई लेवल हो गया, अब टर्न ऑफ हो जाओ, है ना, सिग्नल कैस्केड को टर्न ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये एक तो हमारे जो नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल हो गया, आपको समझ आ गई कॉर्टिसोल कैसे काम करता है एज ए नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने ये पहले डेक्सामेथासोन वाला क्यों नहीं पढ़ाया, अब आप समझोगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाया पहले, है ना। डेक्सामेथासोन क्या है, डेक्सामेथासोन कुछ नहीं है, डेक्सामेथासोन एक बेसिकली ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे जो कॉर्टिसोल है ना उसको मिमिक करता है, बिल्कुल कॉर्टिसोल की तरह है वो, शरीर के अंदर जाने से वो मतलब आ जाने के बाद बिल्कुल जैसे कॉर्टिसोल काम नहीं करता, जैसे कॉर्टिसोल काम करता है वैसे ही बिल्कुल डेक्सामेथासोन का फंक्शन हो जाता है, बिल्कुल मिमिक करता है वो डेक्सामेथासोन। ठीक है, अब ये डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट क्या है, और ये कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम अब मैं बताता हूँ कशिंग बेसिकली क्या होता है। उसमें जो आपने जब भी तो पढ़ा ना, ये कॉर्टिसोल जो इनहिबिट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको हम बेसिकली क्या आते हैं, HPA एक्सिस कहते हैं, HPA एक्सिस। ठीक है ना, ये कशिंग सिंड्रोम में रेजिस्ट होता है। ठीक है ना, रेजिस्ट हो जाए मतलब इसमें नहीं काम करता, रेजिस्ट हो जाता है वो। हमारे जो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है, जो अभी कॉर्टिसोल में पढ़ा है, वो रेजिस्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो पेशेंट्स होते हैं कशिंग सिंड्रोम, ये सप्रेशन टेस्ट क्या होता है, कब काम करता है ना। अगर जैसे मैंने डेक्सामेथासोन मैंने इंजेक्ट किया, है ना, जैसे मैंने जो डेक्सामेथासोन है वो हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, तो क्या होता है, वो हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसको झूठा सिग्नल भेजता है कि भाई मतलब क्योंकि वो नॉर्मल डेक्सामेथासोन कॉर्टिसोल की तरह मिमिक करता है, तो वो सीधा हाइपोथैलेमस को ही सिग्नल भेजेगा कि कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो बढ़ गया है। अगर ये सिग्नल के बाद अगर हाइपोथैलेमस मतलब जो सिग्नल के बाद अगर प्रोडक्शन रुक जाए, प्रोडक्शन अगर रुक जाए तो टेस्ट तो पॉजिटिव है, मतलब HPA एक्सिस काम कर रहा है ना। जैसे अभी नॉर्मली हमने पढ़ा था कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने के बाद ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है और वो हमारे जो हाइपोथैलेमस में जो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है और ये पूरा रुक जाता है। ठीक है, अब अगर डेक्सामेथासोन देने के बाद अगर ये प्रोडक्शन रुक गया तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं रुका तो पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है, मतलब उसके HPA एक्सिस रेजिस्ट है। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट दिया जाता है इन कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल जैसे कि हमारे थायराइड। ठीक है, थायराइड में क्या होता है, थायरोक्सिन लेवल जो आपने पढ़ा, थायराइड हार्मोन है ना, इनहिबिट थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH फॉर्म, कैसे ये भी पढ़ते हैं।
अब जैसे कि हमारा थायरोक्सिन लेवल नॉर्मल रहा, पहले तो नॉर्मल, एक तो नॉर्मल लेवल रहता है, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। एक तो क्या होगा, अगर नॉर्मल लेवल, अगर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाए, सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन अगर बढ़ जाए, है ना, सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन मान के चलो बढ़ गया, तो क्या होगा, वही सिग्नल सेंड करेगा, सेंसर ने सेंस कर लिया, अब जाएगा सीधा, जाने के बाद क्या होगा, हमारे तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में वो क्या होगा, इनिबिट होगा, है ना, इनिबिट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके कारण क्या होगा, हमारा थायरोक्सिन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल, मतलब सीधा यही पकड़ लो, है ना, तो थायरोक्सिन लेवल हमारा नॉर्मल हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है, अगर मान के लो सिक्रेशन घट गया, सिक्रेशन घट गया, मान लो थायरोक्सिन का लेवल सिक्रेशन घट गया, तो क्या होगा, इनिबिट की जगह पे अब क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेंस कर लिया कि हाँ थायरोक्सिन लेवल घट गया, तो थायराइड क्या करेगा, हमारे TSH को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो स्टिमुलेट करने से क्या होगा, फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। दैट इज थायराइड, थायराइड का एग्जाम्पल है। और एक दूसरे एग्जाम्पल है, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, वाटर बैलेंस कैसे, वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा, जैसे कि तो चेंज कर देते हैं ना, जैसे कि आपका जो वाटर कंटेंट है ना, वाटर कंटेंट है वो हमारे शरीर में मान के चलो बढ़ गया है, ज़्यादा पानी पी लिया हमने, हैं, वाटर कंटेंट बढ़ गया, तो उसके कारण क्या होगा, पहला चीज़ तो यही होगा कि हमारा जो थर्स्ट सेंटर है वो इनिबिट हो जाएगा, नो थर्स्ट, प्यास नहीं लगेगी हमको, है ना। अब अगर प्यास नहीं लगी, ठीक है, प्यास अगर नहीं लगा, तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो बढ़ेगा या घटेगा, जो वाटर इनटेक है नॉर्मल सी बात है वो घटेगा, है ना, वाटर इनटेक क्या होगा, घट जाएगा। तो वाटर इनटेक अगर घट गया तो नॉर्मल लेवल पे आ गया, ये एक तो पहला पाथवे। दूसरा पाथवे क्या है, दूसरा पाथवे है कि हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स, कहाँ का, हाइपोथैलेमस को जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे उसमें स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो देयर इज नो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स का कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर में ADH हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा, ADH हार्मोन जानते हो ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं हम, ठीक है, जो ADH हार्मोन का सिक्रेशन होगा कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, जो ADH हार्मोन का सिक्रेशन होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा भाई, घट जाएगा, है ना। अगर घट गया सिक्रेशन तो भाई नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल है, जो वाटर बैलेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना, नॉर्मल वाटर बैलेंस, ठीक है, नॉर्मल वाटर बैलेंस। अब बारी आई, एक तो हमने अभी एग्जांपल दिया, जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ गया, अब दूसरा एग्जांपल अगर घट जाए तो क्या होगा, दूसरा एग्जांपल घट जाए, अगर मान के चलो वाटर का कंटेंट घट गया, घटने के बाद क्या होगा, एक तो पहला तो यहाँ पर अगर एग्जांपल पकड़ लें, यहाँ पे जो थर्स्ट सेंटर होगा वो स्टिमुलेट होगा, थर्स्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हमारा जो वाटर इनटेक होगा, अगर नॉर्मल प्यास लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, पानी तो पियेंगे, वाटर इनटेक, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा तो प्यास लगेगी, वाटर इनटेक ज़्यादा लेंगे हम। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा, हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस का, स्टिमुलेट हो जाएगा, तो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस, जिससे क्या होगा, ADH का जो सिक्रेशन होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो घटेगा या बढ़ेगा, सिक्रेशन वो बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, फिर ये सब मैकेनिज्म के कारण हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है, जो है ना, वो नॉर्मल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये एक तो नेगेटिव फीडबैक आपको ये एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है, सारे एग्जांपल है आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, सारा कॉन्सेप्ट है। ये पहला कॉन्सेप्ट तो ये है हमारा कॉर्टिसोल का, ठीक है ना, कॉर्टिसोल कैसे हमारे HP एक्सिस में काम कर रहा है। दूसरा हमने दे दिया आपको डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर्शिंग सिंड्रोम में कैसे कर रहा है। तीसरा हमने बता दिया थायरॉक्सिन से। चौथा हमने बता दिया आपको वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, ठीक है।
तो ये आपके नेगेटिव फीडबैक का कंसेप्ट हुआ ख़त्म। ठीक है ना, मोटा मोटा आपको नेगेटिव फीडबैक अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब बारी आती है पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक तो सर आपने बता दिया कि जो सिस्टम मान के चलो बढ़ रहा है या घट रहा है, सामने जो कंट्रोल जो हमारा इफेक्टर होगा वो उस चीज़ को उसका उल्टा करेगा, है ना। यहाँ मान के चलो जो बढ़ रहा है उसको घटा देगा, जो घट रहा है उसको बढ़ा देगा। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है पूरा उल्टा। उल्टा का क्या मतलब है? जो चीज़ बढ़ रहा है ना उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, और जो चीज़ घट रहा होगा ना वो चीज़ को और घटा देगा, पूरा उल्टा। ठीक, तो पढ़ रहे हैं जैसे कि शॉक, हेमोरेजिक शॉक। हेमोरेजिक शॉक कब होता है? जब हमारे शरीर से ब्लड लॉस बहुत मात्रा में चला हो, है ना, बहुत मात्रा में ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट, है ना, ज़्यादातर एक्सीडेंट में होता है हेमोरेजिक शॉक। तो ब्लड लॉस बहुत मात्रा में चला गया, बहुत मात्रा में ब्लड लॉस हो गया। तो जब बहुत मात्रा में ब्लड लॉस होगा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी, तो हमारे शरीर में जो ब्लड का अमाउंट है वो घट जाएगा। तो घटने से क्या होगा? तो हमारा जो हार्ट का है, हमारा जो है ना, हार्ट को पंप करने में जितना ब्लड की ज़रूरत होती थी, एनफ ब्लड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द हार्ट टू पंप। ठीक है, ब्लड हार्ट को इतना इफेक्टिवली पंप करने में जितना ब्लड की ज़रूरत होती थी उतना नहीं मिल रहा है, जिस कारण और क्या हो रहा है, हमारे हार्ट वीक हो रहा है और वीक हो रहा है। तो वीक होने से क्या हो रहा है? अब पंपिंग ऐसे तो पंप होने में और नहीं हो रहा था, और अब हार्ट वीक हो गया और पंप और नहीं होगा, तो डिमिनिश्ड पंपिंग। ठीक है, अब डिमिनिश्ड पंपिंग से क्या होगा? अब और घटेगा हमारे डिक्रीज इन द कोरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, डिक्रीज इन द कोरोनरी ब्लड, जिसके कारण क्या होगा? मोर वीकनेस इन द हार्ट। ठीक है, और वो साइकिल रिपीट ही होता रहेगा अगेन एंड अगेन अंटिल डेथ ऑकर्स। मतलब डेथ जब तक नहीं होगा तब तक ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक हेमोरेजिक शॉक का एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक में। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक यही आपने अभी जो मैंने बोला आपको कि वो एनहेंस और एम्पलीफाई करता है इफेक्ट को। ठीक है, एनहेंस और एम्पलीफाई करता है इफेक्ट को, और वाई पॉजिटिव फीडबैक इज कॉल्ड एज विस्कस साइकिल। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब दूसरा एग्जांपल देते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच सर्ज क्या होता है कि 24 से 36 घंटा बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन के 24 to 36 आवर्स पहले हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण द लेवल ऑफ एलएच भी बढ़ जाता है, एंड हैंड इज कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। कैसे? मैं बताता हूँ पूरा मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस है, मैं 24 to 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना अच्छे से, है ना। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा सीक्रेट किया क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी में जाएगा, वो जाएगा हमारा पिट्यूटरी में। ठीक है, अब पिट्यूटरी में जाके वो ये क्या सीक्रेट करेगा? पिट्यूटरी FSH और LH। ठीक है ना, LH। अब वो जाएगा ओवरी में, ओवरी में क्या करेगा? एक तो ओव्यूलेशन करेगा। ठीक है ना, ओव्यूलेशन कराएगा। अब ओवरी क्या है? ओवरी सीक्रेट करता है ईस्ट्रोजन। अब वही ईस्ट्रोजन क्या होता है एक टाइम पे, मतलब 24 to 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है कि ईस्ट्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक में काम करता है। कैसे? एक्चुअली में जो ईस्ट्रोजन होता है वो नेगेटिव फीडबैक करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या नेगेटिव फीडबैक करता है कि मतलब ब्रेन या हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि FSH और LH को रिलीज ना करे। पर लेकिन 24 to 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन में क्या होता है? जो हमारा जो फॉलिकल होता है, बेसिकली फॉलिकल्स की साइज बढ़ जाती है, और फॉलिकल की साइज बढ़ जाने से जो एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है बढ़ जाता है, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोजन का उसके कारण अब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का लेवल एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है ना, जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होता है उससे ज़्यादा अगर हो जाए, कितना होता है क्रिटिकल थ्रेशोल्ड? 200 पिकोग्राम पर ml। ठीक है ना, लगभग, है ना,
200 पिकोग्राम पर ml। अगर एस्ट्रोजन का लेवल इस जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है उससे बढ़ जाए तो एस्ट्रोजन का जो फीडबैक है, जो पहले नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, वो स्विच हो जाता है, स्विच होके वो पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक देने से क्या होता है, हमारे फिर से ये सिस्टम फिर से साइकिल रिपीट होता है, जिसके कारण हमारे LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल एक पीक पे चला जाता है। उसी को हम LH सर्ज कहते हैं। इतना बढ़ जाता है, वो पीक पे चला जाता है ना, बहुत बढ़ जाता है। कब, ये भी एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 8 to 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन हमारा जो LH है वो पीक पे चला जाता है, पीक वैल्यू चला जाता है, जिसको हम LH पीक कहते हैं। अब इसी को LH सर्ज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। फिर पहले तो क्या था, एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, पर जब फॉलिकल का साइज बढ़ जाता है, कब, बिफोर ओव्यूलेशन के, मतलब ओव्यूलेशन के 24 से 36 घंटा पहले फॉलिकल का साइज जब बड़ा हो जाता है, तब वो ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल, मतलब ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, जिस कारण जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, वो अपना जो नेगेटिव फीडबैक है वो स्विच होकर पॉजिटिव फीडबैक में चला जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब और है ना एनहेंस करेगा चीज़ को, तो जिसके कारण हमारा जो LH का जो वैल्यू है वो राइज हो जाता है, पीक में चला जाता है 8 to 12 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, पर एक इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है जो बढ़ रहा है ना, जो एस्ट्रोजन का, जो मैंने बोला कि एस्ट्रोजन का लेवल राइज हो रहा है, वो 48 घंटे तक बरकरार रहना चाहिए। 48 आवर्स तक अगर ये बरकरार रहा तभी हमारा LH सर्ज होगा। ठीक है, मतलब फिर पॉजिटिव फीडबैक देगा, ये याद रखना अच्छे से। अब एक ड्रग का नाम आता है। ठीक है, अभी आपको जो बताया, एक ड्रग का नाम आता है, जिसका एक ड्रग है जिसका नाम है टैमोक्सिफेन। ठीक है, ये ड्रग क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक मतलब इनिबिट करता है। ठीक है, इसको इनिबिट करता है ताकि, और है ना, एस्ट्रोजन को इनिबिट कर देता है वो। ठीक है, इंटरप्ट करता है एस्ट्रोजन की फीडबैक मैकेनिज्म को। ठीक है, टैमोक्सिफेन क्या है, टैमोक्सिफेन बेसिकली, ये नोट कर लो, टैमोक्सिफेन बेसिकली सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टिव मॉड्यूलेटर। ठीक है, टैमोक्सिफेन में एक ड्रग है, ये कौन सा ड्रग में कैटेगरी में, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो एस्ट्रोजन का फीडबैक मैकेनिज्म है उसको इंटरप्ट कर देता है। अब ये टैमोक्सिफेन ड्रग कब दिया जाता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं दिया जाएगा, कोई कंडीशन में तो दिया जाएगा ना। कब कब दिया जाएगा, एक है हमारे जब पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो क्या हुआ, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, ब्रेस्ट के जो कैंसर सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और वो अपना ग्रोथ करते हैं, है ना, कैंसर सेल ग्रो हो जाता है, वो मतलब बॉडी का जो एस्ट्रोजन है हम जो पेशेंट का, वो इस्तेमाल करके अपना जो सेल्स है वो ग्रो करेगा। तो टैमोक्सिफेन देने से क्या होगा, एस्ट्रोजन इनिबिट हो जाएगा, तो सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। अब दूसरा होता है, दूसरा कब दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी के टाइम में टैमोक्सिफेन जो ड्रग है वो दिया जाता है। क्या करता है, जब आप मतलब जब पेशेंट टैमोक्सिफेन लेते हैं तो ब्रेन को क्या लगता है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ब्रेन का जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाता है। टैमोक्सिफेन अगर पेशेंट्स को दिया जाएगा तो ब्रेन के जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब ब्रेन को तो ऐसा लगेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल कम है भाई, है ना, एस्ट्रोजन का लेवल कम है, ब्लॉक हो गया रिसेप्टर, तो ब्रेन को ऐसा लगे एस्ट्रोजन का लेवल है नहीं, तो क्या करेगा, वो हाइपोथैलेमस को जो मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को वो सिग्नल्स भेजेगा, और वो और है ना फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH और सीक्रेट होगा, जिसके कारण जो है जो ओवर इसको सिग्नल है ना मिलता है कि फोलिकल्स और डेवलप करें, तो ओव्यूलेशन के उससे कारण जो ओव्यूलेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है टैमोक्सिफेन, ठीक है, और जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उनको भी टैमोक्सिफेन दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, ये मैकेनिज्म आपने अभी तो पढ़ ही लिया है ना। तो पॉजिटिव फीडबैक पढ़ लिया। अब एक चीज़ पढ़ना है कि ऑल एंडोक्राइन हार्मोन्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
ऑल एंडोक्राइन हार्मोन रेगुलेशंस फॉल्स अंडर नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, पर एक्सेप्शंस है। कब? इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन की भी एक्सेप्शन है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है, पर कभी कभार एक टाइम पे वो भी पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाता है। कब? वो मैंने आपको कंडीशन बता दिया, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, अब दूसरा एग्जांपल बता देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। अब हमको पता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैल्शियम का स्टोर हाउस है मसल्स में, कैल्शियम का स्टोर हाउस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चैनल प्रोटीन रहते हैं जिसका नाम है सरका। सरका का क्या मतलब है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटिपेज, ठीक है, पंप, ठीक है ना। तो जब थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मान के चलो कैल्शियम है ना एंटर हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरका के द्वारा, तो वो क्या करता है, सरका जो हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स है उसको और बढ़ा देता है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। इस फेनोमेन को हम कहाँ मतलब देखते हैं? मसल रिलैक्सेशन में देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरा, और उसी में एक चीज़ पढ़ेंगे, एक तो हमने अभी पढ़ा कि सार्कोप्लाज्मिक जो सरका है वो हमारे कैल्शियम को है ना अंदर इन्फ्लक्स करता है, और रायनोडिन रिसेप्टर हैं जो कैल्शियम रिलीज में आता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। एक तो रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया, और एक कॉन्सेप्ट है जो है रायनोडिन रिसेप्टर जो हमारे कैल्शियम रिलीज करता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। समझ आ गया? अब दूसरा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन लेबर। अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। लेबर में क्या होता है, मान के चलो इन ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है, ऑनसेट ऑफ लेबर, यूटेरस का क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, ठीक है ना, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो फेटस होता है, यूटेरस के कंट्रैक्शन के कारण जो फेटस का होता है वो सर्विक्स के, मतलब मूवमेंट ऑफ फेटस टू दी सर्विक्स, ठीक है ना, सर्विक्स के पास जाता है, मूवमेंट ऑफ फेटस इनटू सर्विक्स, सर्विक्स में जाता है, ठीक है। अब सर्विक्स में जाएगा तो सर्विक्स तो डायलेट होना पड़ेगा ना, तो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स डायलेट हो गया। अब सर्विक्स जब डायलेट होता है तो फोएटस और मूव करेगा सर्विक्स में, तो मूवमेंट फिर से वही होगा, मूवमेंट ऑफ फेटस टू सर्विक्स, ठीक है ना, फेटस टू सर्विक्स में और मूव होगा। अब इसके कारण क्या हो गया कि सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ सर्विक्स, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इम्पल्स डिस्चार्ज करता है, ठीक है। वो इम्पल्स जाता है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, मैं ये लिख देता हूँ, जो डिस्चार्ज इम्पल्स, ठीक है, फिर क्या जाता है, हाइपोथैलेमस में जाता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जाने के बाद अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज ऑफ कौन सा हार्मोन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। अब ये पॉजिटिव फीडबैक करता है, ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है कि, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक देने से क्या होता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है ना, और बढ़ता है तो फेटस और सर्विक्स में आता है, फिर और डायलेटेशन सर्विक्स, वैसे ऐसी साइकिल रिपीट होता रहता है, और एट लास्ट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द फेटस। इसी रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स, ठीक है, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आप और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, और एग्जांपल क्या है, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा ही होगा, 11th-12th का कॉन्सेप्ट सही है ना, कि सोडियम चैनल ओपन होता है डिपोलराइजेशन फेज के टाइम, और एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जिस कारण सोडियम जो मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सोडियम इन्फ्लक्स होता है वो और बढ़ जाता है, तो एक शार्प ओवरशूट पे जाता है। आपने वो एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ देखा होगा ना, एक शार्प ओवरशूट पे जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिपोलराइजेशन सोडियम इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है।
ये क्या हुआ, ये ठीक है। तो इसी हम जो पॉजिटिव फीडबैक है इसका नाम क्या है, हॉर्जकिंग साइकिल। ठीक है, इसका नाम क्या है, हॉर्जकिंग साइकिल। अब लास्ट एग्जांपल है ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन वो भी आपने 11-12 का कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन क्या है, कोआगुलेशन का स्टेट में क्या होता है, जैसे कि ब्लड वेसल रप्चर हुआ तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ब्लड कहीं पे ऐसे कट लग गया तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा। क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद ये फैक्टर क्या करेगा, रिमेनिंग क्लॉटिंग फैक्टर को भी एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा, अल्टीमेटली लिंक टू ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन तो कैस्केड आपने पढ़ा ही होगा, है ना। समरी पे क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक कहाँ कहाँ, एक निमोनिक है इसका, क्लास मतलब C फॉर क्लॉटिंग, L फॉर LH सर्च, S फॉर शॉक, ठीक है, CLA अच्छा क्लॉटिंग भी है, और कैल्शियम एंट्री इनटू सर्कुलर रेटिकुलम 2 है C से, ठीक है। L फॉर LH सर्च, A से एक्शन पोटेंशियल, S फॉर शॉक एंड P फॉर पार्चुरेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, अब ये क्या चीज़ है, अभी तो आपने नेगेटिव फीडबैक पढ़ा, पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा, अब लास्ट टॉपिक है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं आपको मोटा मोटा कंसेप्ट अगर समझा दूँ। फीड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता कि इसमें क्या होता है, बॉडी स्टिमुलस का वेट नहीं करती, बल्कि पहले से वो तैयार रहता है। सीधी सीधी बात है, बॉडी स्टिमुलस का कोई वेट नहीं करेगा, वो पहले से तैयार रहेगा। जैसे एक बढ़िया एग्जांपल दे देता हूँ, एक है सिफलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सिफलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब क्या है, जैसे कि आपने किसी अच्छे है ना, अच्छा खुशबूदार खाना है ना, कोई बढ़िया खाने के बारे में सोचा है, तो आपका देखना पेट से पहले गैस्ट्रिक सिक्रेशन शुरू हो जाता है। खाना खाया नहीं अभी तक, सोचने से ही शुरू हो गया गैस्ट्रिक सिक्रेशन, है ना। तो स्टिमुलस की कोई ज़रूरत नहीं, वो बल्कि पहले से तैयार हो गया है कि हाँ, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन पहले से सीक्रेट होने लग गया, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट्स में तो बहुत एग्जांपल देखा जाता है कि भाई आज पढ़ना है, पहले से टेंशन हो जाता है कि आज तो पढ़ना है। ऐसे टेंशन नहीं होता है, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक टेंशन, आज तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक है, वो टॉपिक है ना। तो ये भी एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है कि एक्सरसाइज करने से पहले हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो पढ़ाई मतलब है ना, पढ़ने से पहले जैसे टेंशन हो जाता है, हार्ट रेट उसमें भी बढ़ जाता है ना। एग्ज़ाम में बैठने से पहले, जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ नहीं, एक सोचने से एक भाई एग्ज़ाम आने वाला है, बस हार्ट रेट बढ़ गया, अब तो पढ़ना है ना, फीड फॉरवर्ड सिस्टम। और दूसरा जैसे कि हमारा टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर मान के चलो गिर गया, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एंटिसिपेट करेगा और वो हमारा इम्पल्स भेजेगा टू प्रिवेंट कोर टेम्परेचर फ्रॉम फॉलिंग, जिसके कारण शिवरिंग कांपना होता है, वो भी एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम है। तो आपका होम्योस्टेसिस का जो कंसेप्ट है, जो एक तो आपका पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, होम्योस्टेसिस में क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है ना, आपका कवर हो गया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, और थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे आपको और अच्छे और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स में वीडियो आपके लिए डाल सकूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।